इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में दे रखा है उन्होंने दो छोटे गोले नियत विभवों तक आवेशित किए गए हैं। उन्हें पहले वायु में तथा फिर के परावर्तांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखा जाता है। दोनों दशाओं में गोलों के बीच कार्यरत बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको कूलाम के नियम से हल करने का प्रयास करेंगे। तो वायु में है, मानकर चलिए पहले गोले पर आवेश Q1, दूसरे गोले पर Q2, वो परस्पर एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है और वायु में स्थित है, वायु में स्थित है, तब उनके बीच कार्यरत विद्युत बल हो जाएगा F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मात्रक है न्यूटन। आप इसको समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। बलों का अनुपात ये पूछते हैं, ठीक है ना। अब उसके पश्चात क्या किया इन्होंने, इन दोनों आवेशों को उठाया है और किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया है, या फिर इन दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, जिसके कारण बल परिवर्तित होकर मान लीजिए F2 हो जाता है। तो पुनः कूलाम के नियम से इसको हल करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मात्रक सेम है न्यूटन, और इसको समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। बलों का अनुपात ये पूछते हैं तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या प्राप्त होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, के बचेगा केवल यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर भी कट जाएगा, न्यूटन से न्यूटन भी कट जाएगा, ठीक है ना। और जो बचा उसको लिखेंगे, यहाँ पर बचेगा आपके पास F1 अपॉन F2 इक्वल टू, ऊपर बचा 1/1 है ना, ऊपर बचा 1/1 और नीचे क्या बच रहा है 1/k। आप इसको आगे इस तरह हल करेंगे, F1 अपॉन F2 इक्वल टू 1/1 इंटू k अपॉन 1। k कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, या करके आप लिखेंगे F1 रेशियो F2 इक्वल टू k। अब k का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो 1, है ना। तो ये आ जाता है आपका बलों का अनुपात F1 रेशियो F2 इक्वल टू k रेशियो 1, ठीक है। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। विकल्प है यहाँ पर पहला, जो आपका A विकल्प है वो सही है, लेकिन उत्तरमाला में आपका दे रखा है विकल्प इसमें दूसरा सही है, अर्थात B 1 रेशियो के दे रखा है। तो 1 रेशियो के प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा कर दीजिए। आपने पहले तो किया था समीकरण 1 को 2 से भाग, अब आप कर देंगे 2 को 1 से भाग, ठीक है ना। तो ये उल्टा उल्टा हो जाएगा और बचेगा आपके पास F2 अपॉन F1 इक्वल टू, अब देखिए ऊपर क्या बच रहा है, केवल ये सब चीजें कट जाएंगी यदि आप ऐसा करेंगे, समीकरण 2 को 1 से भाग करेंगे तो ये सब चीजें कट जाएंगी, केवल यहाँ पर 1/k बचेगा, ठीक है ना, 1/k, क्योंकि F2 की वैल्यू ऊपर रहेगी। तो ये आपका हो जाएगा 1/k पूरे के बटे 1/1, कुछ इस तरह से। अब देखिए 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, पूरा 1 ही रहेगा, ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास यही वैल्यू होने वाली है, अर्थात क्या हो जाएगा, F2 रेशियो F1 इक्वल टू 1 रेशियो k। इस तरह से आपका विकल्प बी सही हो जाता है। विकल्प बी आपका सही है और विकल्प ए भी आपका सही है। बाकी जो दोनों विकल्प हैं 1 रेशियो के स्क्वायर और डी में है के स्क्वायर रेशियो 1, ये दोनों गलत हैं। बाकी के जो दोनों विकल्प हैं सही हैं, ठीक है, कोई सा भी आप इसमें सही कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके ए में दे रखा है आवेश समान है, उनकी बी में धारिताएं समान है, सी में विभव समान है और प्रतिरोध समान है ना। तो इसको हम कर लेंगे। आवेशित वस्तुएं हैं, मानकर चलिए पहली वस्तु ए यहाँ है, दूसरी यहाँ है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले पूछते हैं आवेश समान है। ए में कहते हैं आवेश समान है। आवेश कैसे है? बराबर है। दूसरे में क्या कहते हैं? ये धारिताएं समान है। धारिताएं मतलब दोनों वस्तुओं की धारिताएं समान है। धारिताएं समान है। सी में वो कहते हैं इसी विकल्प में विभव समान है। इसी क्वेश्चन में जो सी विकल्प है उसमें है विभव समान है। और डी विकल्प में ये कहते हैं कि प्रतिरोध समान है। इसमें भी मल्टीपल सही होंगे, यानी दो तो सही है। एक एक करके इनको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दो वस्तु हमारे पास, वस्तु ए और वस्तु बी आवेशित है, मतलब कुछ ना कुछ आवेश ये लिए हुए हैं। पहले पर आवेश मान लीजिए Q1 है, दूसरे पर आवेश मान लीजिए Q2 है। पहली वस्तु पर आवेश Q1 हो गया, दूसरी वस्तु पर आवेश क्या हो गया? Q2 हो गया। आवेश का मतलब क्या रहता है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों में क्या है? बराबर है। पहले के अनुसार यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर है आवेश समान है। अब देखिए दोनों में आवेश समान है, अर्थात दोनों वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल बराबर है। यदि दोनों वस्तुओं को आप जोड़ भी देंगे, परस्पर स्पर्श भी अगर करा देंगे, तो किसी भी वस्तु से आवेश प्रवाह नहीं होगा। किसी भी वस्तु से किसी भी वस्तु में आवेश प्रवाह नहीं होगा। और जब आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो वैद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है कि दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि उनके आवेश समान है। ठीक है, तो पहला जो विकल्प है सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट में कहते हैं कि धारिताएं समान है। अब देखिए धारिताएं का मतलब होता है आवेश ग्रहण करने की क्षमता। आवेश ग्रहण करने की क्षमता, पहले की मान लीजिए C1 है, दूसरे की मान लीजिए C2 है। विकल्प बी के अनुसार धारिताएं समान है, तो इनके बीच में बराबर का चिन्ह आप लगा दीजिए। तो दोनों वस्तुओं की धारिताएं समान है, फिर भी उसमें आवेश प्रवाह हो सकता है। भाई पहले पर आवेश मान लीजिए Q1 है, दूसरे पर आवेश मान लीजिए Q2 है। यदि इस कंडीशन में Q1 की वैल्यू को अगर हम ज्यादा मानेंगे तो पहली वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होगा, और जब जब आवेश स्थानांतरित होगा तो आवेश गतिमान स्थिति को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। जब पहली वस्तु से आवेश दूसरी में स्थानांतरित होगा तो वहां पर वैद्युत धारा का प्रवाह होगा उस कंडीशन में। तो विकल्प भी आपका गलत हो जाता है ना। धारिता यदि बराबर है तब भी उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं कि विभव समान है। अब देखिए विभव कहां से उत्पन्न होता है? आवेशों से। V = Q/C। विभव समान है। पहले पर विभव मान लीजिए V1 है, दूसरे पर विभव मान लीजिए V2 है। और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स यानी विकल्प के अनुसार हम देखते हैं कि दोनों पर विभव बराबर है, यानी V1 = V2। V1 = V2। विभव कहां से उत्पन्न होता है? आवेशों से। V क्या फॉर्मूला है? Q/C। V = Q/C, यानी आवेश की मात्रा यदि बराबर है तो उनके विभव भी बराबर होंगे, और विभव जब बराबर है तो उसमें से आवेशों का आदान प्रदान नहीं हो सकता यदि उनको स्पर्श भी करा देंगे तो आप। तो विभव समान है वाला विकल्प आपका सही हो जाता है। विभव समान है वाला विकल्प आपका सही हो जाता है। जब दो वस्तुओं के विभव बराबर होंगे, समान होंगे, तो उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। डी वाले में क्या कहते हैं? प्रतिरोध समान है। पहली वस्तु का प्रतिरोध मान लीजिए R1, दूसरी वस्तु का प्रतिरोध मान लीजिए R2 है। और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव देखते हैं दोनों के समान है, तो बीच में बराबर का चिन्ह आपने लगा दिया है। प्रतिरोध बराबर होने से आवेशों का प्रवाह हो जाएगा। समझ लीजिए, प्रतिरोध बराबर होने से आवेशों का प्रवाह हो जाएगा, और जब आवेशों का प्रवाह हो जाएगा तो उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह भी हो जाएगा। इसलिए विकल्प डी आपका गलत हो जाता है।
तो दो विकल्प आपके इस प्रश्न में सही आते हैं। आवेश समान है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, उनको स्पर्श भी करा दीजिए तब भी। दूसरे में विभव समान है, क्योंकि विभव समान है ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दोनों पर समान आवेश है। तो ए और सी जो विकल्प है एक दूसरे के पूरक है और दोनों विकल्प आपके सही हो जाते हैं। दोनों ही विकल्प आपके सही हो जाते हैं, कोई सा विकल्प भी आप इसमें सही लगा सकते हैं। नेक्स्ट में क्या कहते हैं वो, अगले प्रश्न में दे रखा है दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इससे अब देखिए पहले विकल्प में दे रखा है गोलों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, गोलों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, कुल आवेश संरक्षित रहेगा, ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा। समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पहली वस्तु को मान लीजिए ए है या गोला का ए है, दूसरी वस्तु या दूसरा गोला बी है, इसी के अनुसार आप समझने का प्रयास कीजिए। पहली वस्तु पर आवेश की मात्रा Q1 है, मान लीजिए पहली वस्तु पर क्या है, आवेश Q1 है, दूसरी वस्तु पर आवेश क्या है, Q2 है, और बराबर नहीं है, ये दोनों वस्तुओं पर आवेश बराबर नहीं है, यानी दोनों गोलों पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, पहले पर Q1 है, दूसरे पर Q2 है, और ये मान लीजिए कि Q1 की वैल्यू Q2 से अधिक है, इस तरह से, है ना। यदि आप क्षण भर के लिए इन दोनों गोलों को जोड़ दोगे, परस्पर स्पर्श भी करा दोगे, तो क्या होगा, पहले गोले से निकलकर आवेश दूसरे गोले में स्थानांतरित हो जाएगा, और ये तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों गोलों पर आवेश समान ना हो जाए। इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं, संतुलन का नियम कहते हैं। ये नियम जीवन में भी लागू होता है, प्रकृति में भी लागू होता है, पूरे अखिल ब्रह्मांड में भी ये लागू होता है। यदि संतुलन का नियम नहीं रहेगा तो वहां पर विनाश की स्थिति बनेगी, और न केवल विनाश की बल्कि समूल विनाश, समूल यानी जड़ सहित विनाश की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो सकती है। यदि संतुलन का नियम नहीं रहेगा, जीवन में भी नहीं रहेगा तो जीवन भी समाप्त हो सकता है, खराब हो सकता है, विनाश की स्थिति जीवन में बन सकती है। यदि आप अपने अंदर स्वयं भी संतुलन नहीं रखेंगे अपनी आदतों के प्रति, बुरी आदतें या अच्छी आदतों के प्रति, तब भी आपका जीवन कष्टकारी हो सकता है, आप परेशानियों में घिर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पहले वस्तु से निकलकर आवेश दूसरी वस्तु अर्थात गोले में स्थानांतरित हो रहा है, तब दोनों पर कितना आवेश हो जाएगा, कॉमन आवेश हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। यदि कोई तीसरी वस्तु भी है, मान लीजिए कोई सी वस्तु है, उस तीनों को अगर हम स्पर्श करा देंगे तो उस पर मान लीजिए Q3 आवेश है, तो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 3। इस तरह से तीनों वस्तुओं पर आवेश की मात्राएं बराबर बराबर हो जाएंगी। 4 करेंगे तो प्लस Q4 अपॉन 4, 5 करेंगे तो प्लस Q5 अपॉन 5, इस तरह से कुल आवेश आप याद करेंगे। परंतु यहाँ पर दो गोलों की ही बात हुई है, इसलिए Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का ही आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में जब आपने दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराया है तो स्पर्श कराने में कुछ क्रिया हुई है, उस क्रिया पर ही ये प्रश्न आधारित है। तो इसमें सबसे पहले वो कहते हैं गोलों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, गोलों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, है ना, इसके अनुसार। दूसरे में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी विकल्प बी में कहते हैं कुल आवेश संरक्षित रहेगा, कुल आवेश संरक्षित रहेगा। भैया एक प्रश्न को बहुत ही ईमानदारी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। कुल आवेश संरक्षित रहेगा, ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे। सी में रखा है ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे।
और डी में दे रखा है विकल्प डी में कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा, कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा। विकल्प समझ लो भैया, एक एक विकल्प को हम पकड़ के चलते हैं। पहले में कहा गया है कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ऊर्जा देखिए एक बड़ा पार्ट होता है अपने आप में। जो छोटी इकाई होती है ऊर्जा की वो आवेश है। आवेश यानी कण, क्योंकि पृथ्वी एक पदार्थ, ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है सब कणों से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक कण में कुछ ना कुछ ऊर्जा है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार क्या है, इक्वल टू mc स्क्वायर। द्रव्यमान अगर 1 ग्राम भी है उसमें तो कुछ ना कुछ ऊर्जा है। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। c क्या है, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ वायु में। तो ये हम प्रयोग करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी आएगा वो उसमें संचित ऊर्जा या स्टोर्ड ऊर्जा आएगी, है ना। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार जो संरक्षण होता है, आवेश क्या है, आवेश भी स्थानांतरित हो तो सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, परंतु नष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए आवेश भी संरक्षित रहेगा, ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाता है, सी। ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे। परंतु आपका इस उत्तर माला में दे रखा है कुल आवेश संरक्षित रहेगा, यानी दोनों वस्तुओं पर जितना भी आवेश है वो ही संरक्षित रहेगा। यदि आप उनको तार द्वारा क्षणभर के लिए जोड़ दो या स्पर्श भी करा दो, नो प्रॉब्लम, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में केवल आवेश ही उनका संरक्षित रहेगा। जब आवेश संरक्षित रहेगा, आवेश का मतलब क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये हमेशा पूर्ण संख्याओं में रह सकती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1/2 3/5 या 6/7 वाले फॉर्म में ये नहीं रह सकते, पूर्ण संख्या में रहेगा। तो जब आवेश पूर्ण संख्या में रहेगा और आवेश को संरक्षित किया जा सकता है, यानी स्थानांतरित आवेश बराबर लिया गया आवेश बराबर दिया गया आवेश। ये कैसे आया, कैलोरीमेट्री सिद्धांत के अनुसार, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा के अनुसार। ठीक उसी प्रकार से दिया गया आवेश बराबर लिया गया आवेश, पहली वस्तु से दिया गया आवेश बराबर लिया गया आवेश। तो इस स्थिति का प्रयोग करते हुए, इस नियम का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि आवेश भी संरक्षित रहेगा, आवेश भी संरक्षित रहेगा। और जब आवेश संरक्षित रहेगा तो उनकी कुल ऊर्जाएं भी संरक्षित रहेंगी। ठीक है, तो विकल्प आपका जो सी है वो सही हो जाता है, बाकी जो तीनों विकल्प है ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से तो कुल आवेश संरक्षित रहेगा, ये बताया है बुक में। और जब आवेश संरक्षित रहेगा, आवेश क्या है, ऊर्जा की सूक्ष्मतम इकाई है। आवेश ऊर्जा की सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई। जैसे जो कोशिका होती है, कोशिका व्यक्ति के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। ठीक उसी प्रकार से जो आवेश होता है, आवेश ऊर्जा की सूक्ष्मतम इकाई है। और जब आवेश संरक्षित रहेगा तो ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, बल्कि है एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से आवेश भी ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। और ये तब तक स्थानांतरित होगा जब तक आवेश की मात्रा दोनों वस्तुओं पर बराबर बराबर नहीं हो जाती है। इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। और जो बाकी तीनों विकल्प हैं ए, बी और डी, ये गलत हो जाते हैं हमारे हिसाब से। ठीक है, बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में करते हैं।